आज हम पढ़ेंगे लेसन 6 लाइफ प्रोसेसेस यानी जैव प्रक्रम का टॉपिक 6.4.2 पौधों में परिवहन। अब पौधों में परिवहन से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन तैयार होता है पत्तियों में, वो पत्तियों से भोजन पूरे अंगों को, पूरे भाग को कैसे वितरित होता है। एक तो ये उसका मतलब है। दूसरा मतलब है कि पौधे जड़ों द्वारा जल और खनिज लवण अवशोषित करते हैं। अब उस जल और खनिज लवणों का वितरण शरीर के संपूर्ण भाग में किसके द्वारा होता है, कैसे होता है। तो ये दोनों चीज़ों का वितरण, भोजन का वितरण और जल तथा खनिज लवणों का वितरण ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है, परिवहन कहलाता है। अब पौधों में परिवहन के लिए क्या सिस्टम है? भोजन कैसे जाएगा, जल और खनिज लवण कैसे जाएंगे, इसके लिए क्या सिस्टम है पौधों में? तो इसके लिए पौधों में दो प्रकार के संवहन उत्तक पाए जाते हैं। दो प्रकार के संवहन उत्तक पाए जाते हैं, दो प्रकार के। अब ये दो प्रकार के संवहन उत्तक कौन है? तो एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। तो जैसा कि आप जानते हो, दो तरह के पदार्थों का संवहन होता है। तो जो जल और उसमें घुलित शरीर निर्माणकारी पदार्थों यानी खनिज लवणों जैसे सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस तथा अन्य पदार्थों का जो संवहन करता है वह है जाइलम। और दूसरा जो पत्तियों में निर्मित भोजन, अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का वितरण करता है वह है फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम की पिक्चर आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि कैसा जाइलम होता है, कैसा फ्लोएम होता है। इसकी चर्चा 9th में भी थी, आपने पढ़ा भी है। लेकिन थोड़ा सा मैं अगर रिवाइज कर दूं तो जाइलम और फ्लोएम संपूर्ण शरीर में संवहन मंडल में पाए जाते हैं, बीचों बीच में पाए जाते हैं, एंडोडर्मिस के अंदर। जब उसकी आप औतिकी पढ़ेंगे, तो पौधों के भाग की औतिकी पढ़ेंगे तो बीचों बीच में पाए जाते हैं जाइलम और फ्लोएम संवहन मंडल के अंदर। अब इसमें चार चार प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और ये जो कोशिकाएं होती हैं उसमें जो संवहन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे जाइलम में जो संवहन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है जाइलम वाहिका और जाइलम वाहिनिका। और फ्लोएम में जो संवहन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है सहकोशिका और सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल और सिव ट्यूब। अब उसमें जिसे चलनी नलिका कहते हैं, चलनी नलिका और सनलिका, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है। ये थोड़ा सा आप पीछे जाके देख लें तो आपके बेहतर। अब थोड़ा ये हम समझने की कोशिश करें कि ये जाइलम और फ्लोएम कैसे पदार्थों का संवहन करते हैं, कैसे इंटरलिंक्ड होते हैं वो एक दूसरे से। तो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हो, ये पिक्चर, ये इस पिक्चर में आपको एक पत्ती दिखाई दे रही है और यहाँ पे जड़ दिखाई दे रहा है और बाकी ये नीचे आपके मृदा है, ये मृदा है। तो किसी भी पौधे में चाहे जड़ द्वारा अवशोषित जल हो या पत्तियों में निर्मित भोजन हो, वो कैसे संपूर्ण भाग में वितरित होते हैं, इस पिक्चर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। होता ये है कि सबसे पहले हम समझे कि जल और खनिज लवणों का वितरण कैसे होता है। तो
आपको बेहतर समझ में आए इसके लिए हमने ये पिक्चर स्वयं बनाई है। ये पिक्चर, ये मेरा डायग्राम है, ये कहीं और नहीं मिलेगा आपको। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो जड़ है, जड़ मृदा में पाई सिरा होता है, वह होता है मूल रोम। ये है मूल रोम, ये इसके अंदर मूल रोम है। और यहाँ पे हम आपको एक दिखा रहे हैं दूसरे पिक्चर में थोड़ा बड़ा करके, ये है मूल रोम, अंतिम सिरा। यहाँ से जल और खनिज लवण सीधे संपर्क में रहते हैं। ये मान लीजिए कि मृदा के कण हैं, ये मृदा के कण हैं। इस दूसरे पिक्चर में हम देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, ये मृदा के कण हैं। और इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है वो है खनिज लवण। यही पिक्चर ये भी है, ये नीचे वाला वही पिक्चर है। तो खनिज लवण, ये जो डॉटेड दिखाई दे रहे हैं, ये खनिज लवण है, ये खनिज लवण है। और बीच बीच में छोटे छोटे जो बहुत छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे हैं वो जल के अणु हैं। तो इसमें मृदा से सबसे पहले खनिज लवण, ये जो खनिज लवण है, ये जो डॉटेड खनिज लवण है, ये खनिज लवण जल में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले खनिज लवण जड़ में प्रवेश करेंगे। अब किसी भी अणु का आना जाना या मोशन दो क्रियाओं पर निर्भर करता है। एक होता है विसरण, एक होता है परासरण। अब इन्हीं दोनों के माध्यम से करते हैं। तो जो पदार्थ के अणु यहाँ पे खनिज लवण है वो कैसे प्रवेश करेंगे, इसके लिए तो वही क्रिया रिस्पॉन्सिबल होगी, यानी परासरण की क्रिया रिस्पॉन्सिबल होगी। अब परासरण आप समझते हो कि नहीं, विसरण आप समझते हो कि नहीं, अब ये तो आप सब आपको समझना पड़ेगा। इसकी चर्चा फिर कभी कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको उसके बारे में भी हिंट कर देते हैं। तो परासरण की क्रिया तब होती है जब उनके बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, क्योंकि उसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि जो विलयन होता है, विलयन में दो चीजें होती है, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। तो जब वह झिल्ली होती है तो वो निर्धारित करती है कि हमारे पार कौन अणु जाएंगे, और अगर झिल्ली नहीं रहेगी तो वो उसके लिए डिसीजन नहीं ले पाएगी कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो दोनों अणु जा सकते हैं, विलायक के अणु जा सकते हैं, विलेय के अणु जा सकते हैं। तब वो क्रिया विसरण हो जाएगी, और जब झिल्ली आ जाएगी तो वो डिसाइड करेगी कौन अणु जाएगा कौन अणु नहीं जाएगा। तो वह क्रिया परासरण की क्रिया होगी। तो यहाँ पे जो ये मूल रोम की ये वाल है बाहरी, यह एक लिविंग सेल वॉल है, और यह झिल्ली का काम करती है, सेलेक्टिवली में सेलेक्ट करने का काम करती है कि कौन इसमें से जाएगा कौन इसमें से नहीं जाएगा। तो झिल्ली का काम करती है। अब ये झिल्ली जो है ना, इसमें से सबसे पहले अणुओं को सेलेक्ट करती है। अणुओं को, कौन अणुओं को? तो खनिज लवण के अणुओं को अपने अंदर जाने देती है। सबसे पहले जाएंगे खनिज लवण के अणु। अब इनका आना जाना किस बात पर निर्भर करता है? तो इनका आना जाना निर्भर करता है कि इनकी सांद्रता क्या है। अगर बाहर सांद्रता अधिक है तो अंदर इनकी सांद्रता कम होगी, तो ये चले जाएंगे। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का गमन होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो उसको जबरदस्ती भेजा जा सकता है, जबरदस्ती जोर लगा के, बल लगा के। तो इसके लिए इसको एटीपी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। एटीपी से ऊर्जा लेते हैं जड़ और उसको अवशोषित करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, ऊर्जा खर्च करके करते हैं। तो यहाँ पे एक क्रिया हुई। अब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हो गया कि जबरदस्ती खनिज लवण अंदर जाएगा, भले उसके लिए अलग से हमको ऊर्जा खर्च करनी पड़े। तो पहले यही काम होता है, खनिज लवण पहले अंदर जाता है जड़ में, और जब वहां जाता है तो वहां पे खनिज लवणों की सांद्रता बढ़ जाती है। और जब खनिज लवणों की सांद्रता बढ़ जाती है तो अब जल की मात्रा उधर कम हो जाती है। तो अब जल बाहर अधिक है तो अब जल अपने आप ही
साधारण विसरण क्रिया द्वारा अंदर प्रवेश करता है। तो जब जल अंदर प्रवेश करता है तो एक परासरण दाब, परासरण की क्रिया के कारण क्या हो गया, परासरण दाब उत्पन्न हो गया। और यह परासरण दाब चूंकि जड़ में उत्पन्न होता है तो जड़ को मूल कहते हैं, तो यहीं उसके कारण से एक मूल दाब उत्पन्न हो जाता है। तो शब्द याद रखेंगे, मूल दाब जड़ों में उत्पन्न हो जाता है और यह मूल दाब जल को ऊपर धक्का देता है कि वह चढ़े किसमें, तने में चढ़े। लेकिन वो इसके लिए इतना अधिक नहीं होता है कि उतने ऊंचे ऊंचे पेड़ों में वह जल को, खनिज लवणों को चढ़ा सके। तो इसके लिए कुछ और चाहिए। ये तो काम कर रहा है, ये तो थोड़ा ऊंचा चढ़ाएगा, लेकिन इसके साथ कुछ और चाहिए। तो दूसरी चीज कहां से आती है, तो फिर से इस पिक्चर पे आते हैं। तो फिर ये जो पत्ती है ना, पत्ती, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टोमेटा पाए जाते हैं और स्टोमेटा से क्या होता है, स्टोमेटा से पानी उड़ता है, पानी उड़ता रहता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब जब पानी यहाँ से उड़ता रहता है तो फिर संबंधित जो कोशिका होती है उस कोशिका में पानी की कमी होती रहती है। तो इस पानी की कमी के कारण से पानी फिर ऊपर से चूसा जाता है, सक किया जाता है। तो एक यहाँ नया दाब उत्पन्न होता है, चूसक दाब। कहां पे उत्पन्न हुआ, पत्ती की कोशिका में। और चूंकि पत्ती की कोशिका और जड़ की कोशिका और सारे पौधे के भाग की कोशिका एक दूसरे से जाइलम और फ्लोएम के कोशिकाओं द्वारा जुड़े रहते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से ऊपर चूसक दाब पत्तियों में उत्पन्न हुआ और नीचे जड़ में मूल दाब उत्पन्न हुआ, और दोनों मिलकर के एक ऊपर से जल को खींच रहा है और एक नीचे से जल को धक्का दे रहा है। और इस तरह से ये दोनों दाब, चूसक दाब और मूल दाब, जल और खनिज लवणों के परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। समझ में आ गया? अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालें, मैं उसका जवाब स्पष्टीकरण फिर से करके आपको बताऊंगा। अब यहीं पे आपको एक क्वेश्चन स्पष्ट कर दे, यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है, दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला बनेगा जाइलम क्या करता है, तो जाइलम जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है, एक क्वेश्चन हो गया 1 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जल और खनिज लवणों का परिवहन कैसे होता है, तो वो अभी आपको हमने यही भी बताया। ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है कि जल और खनिज लवण का परिवहन कैसे होता है। पहले खनिज लवण एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा अंदर प्रवेश करेगा, अंदर जाके सांद्रता को बढ़ा देगा, सांद्रता जब बढ़ जाएगी तो बाहर से जल अपने आप प्रवेश करेगा और फिर तब परासरण दाब उत्पन्न होगा, और वो परासरण दाब क्या करेगा कि जल को ऊपर चढ़ने के लिए और खनिज लवण को ऊपर जाने के लिए एक दाब उत्पन्न करेगा, और इस कारण से वो। और दूसरा सक्शन प्रेशर जो चूसक दाब है पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन के कारण से उत्पन्न होता है, वो ये दोनों मिलकर के खनिज लवण और जल का परिवहन करते हैं। अब हम बात करेंगे कि फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थों का संवहन कैसे होता है, खाद्य पदार्थों का संवहन कैसे होता है। तो खाद्य पदार्थों के लिए हम जानते हैं खाद्य पदार्थ तो बनते हैं पत्ती की कोशिका में, उसे हम सोर्स लिप कहेंगे, सोर्स लिप, जहाँ पे भोजन का सोर्स है, उत्पन्न होना है। फिर वहाँ से यह भोज्य पदार्थ कंपेनियन सेल्स सह कोशिका में भेज दिया जाता है। यहाँ से यह भोजन सह कोशिका में भेज दिया गया, और फिर यह सह कोशिका में जब भोजन भेजा गया तो अगर सांद्रता के हिसाब से चला गया तो ठीक, नहीं चला गया तो फिर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हुआ इसका, इसमें ऊर्जा खर्च हुई, और फिर सह कोशिका से यह फ्लोएम में ढकेल दिया गया, यहाँ से फ्लोएम की सह कोशिका से फ्लोएम में भेज दिया गया। अब ये फ्लोएम में शामिल है। अब यहाँ पे सांद्रता अधिक है सुक्रोज की, भोज्य पदार्थों की,
तो आसपास की कोशिकाओं से जल आ रहा है, ये देखिए वह जल आ रहा है, जल आ रहा है। तो जब जल आएगा तो फिर यहाँ पे परासरण दाब बढ़ेगा, परासरण दाब बढ़ेगा। तो यही परासरण दाब जब बढ़ता है, अंतर आता है अन्य कोशिकाओं की तुलना में इस कोशिका में, तो यह परासरण दाब के अंतर के कारण से यह भोजन आगे बढ़ता है, परासरण दाब के कारण से। और फिर वह दूसरी कोशिकाओं में, दूसरे उत्तक में पहुंचता है। जैसे मान लीजिए कि ये जड़ की कोशिका, ये जड़ की कोशिका है, तो जड़ की कोशिका में पहुंचा, फिर सहकोशिका में पहुंचा, सहकोशिका से जड़ की कोशिका में पहुंचा, और यहाँ पे यह भोजन संग्रह हुआ, यहाँ पे भोजन संग्रह हुआ। अब भोजन संग्रह हुआ तो सांद्रता तो बढ़ेगी ना, बढ़ेगी, लेकिन नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि यहाँ पे भोजन अघुलनशील अवस्था में इकट्ठा होता है। तो जब वो जल में घुलेगा नहीं तो उसकी सांद्रता बढ़ेगी नहीं, तो यहाँ पे फिर उसकी सांद्रता कम रहती है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो सोर्स लेफ्ट सेल है, जहाँ भोजन बन रहा है, वहाँ सांद्रता हमेशा अधिक बनी रहती है, और जहाँ पे इसका अब्जॉर्प्शन होना है, जहाँ पे भोजन का खपत होना है या जहाँ पे भोजन का संचय होना है, वहाँ पे इसकी सांद्रता हमेशा क्या रहती है? कम बनी रहती है। तो इस तरह से एक जगह भोजन की सांद्रता अधिक बनी रहेगी, यहाँ पे एक जगह भोजन की सांद्रता कम बनी रहेगी, वो बाकी सेल्स में। तो वहाँ पे एक विसरण और परासरण की क्रिया चलती रहती है, और साथ में जब जल सांद्रता अधिक के कारण से आता है उस कोशिका में, तो विसरण दाब बढ़ जाता है, परासरण दाब बढ़ जाता है, और परासरण दाब क्या करता है? उसे अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर घुलित अवस्था में प्रवाहित करता है। तो इस तरह से भोजन सभी दिशाओं में, ऊपर नीचे सभी दिशाओं में प्रवाहित होता है, घुलित अवस्था में होता है, और परासरण दाब के अंतर के कारण से होता है। अब ये भोजन जाके संचय कहाँ होता है, एक बात इसे भी देख लें। तो भोजन जड़ों में जाके संचित होगा, फलों में जाके संचित होगा, बीजों में जाके संचित होगा, और इस तरह से जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे उसका स्थानांतरण होता रहता है। और इस तरीके से हम देखें तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता रहता है। अब अगर बसंत ऋतु में बात करें तो अब भोजन उल्टी दिशा में भी चलता है। कलिकाओं में भोजन की ज़्यादा जरूरत होती है, तो अगर उस समय तो पत्तियाँ झड़ गई होती है, वहाँ भोजन बन नहीं रहा होता है, तो फिर जो संचित भोजन है वह फिर अब उल्टी दिशा में, इधर से संचित भोजन उल्टी दिशा में फिर कलिकाओं तक पहुंचता है। तो भोजन की प्रवाह की कोई दिशा नहीं है, वो उसकी दिशा है ज़रूरत के हिसाब से, जहाँ ज़रूरत है वहाँ वो जाएगा। तो इस तरह से ये आप स्पष्ट समझ गए होंगे कि भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम उत्तक में किस तरह से होता